आता है जो टॉपिक क्लास में जो भी क्लास 10वीं का स्टूडेंट है उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम करेंगे क्लास 10th का जो आपकी सोशल साइंस की बुक है यानी सामाजिक विज्ञान की, उसकी आपकी एक बुक है जिसका नाम है आर्थिक विकास की समझ। इसके पूरी जितने भी चैप्टर है इस बुक में आर्थिक विकास की समझ में वो सारे चैप्टर्स में करवाए जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर तो हमने ऑलरेडी करवा दिया, फर्स्ट चैप्टर था आपका विकास का जो हमने कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। वन शॉट में अगर आपने वो नहीं देखी तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी दिख जाएगा। उसके बाद के जितने भी चैप्टर हैं टोटल इस बुक में 5 चैप्टर आपके, एक तो हमने ऑलरेडी करवा दिया, बाकी जो 4 चैप्टर है वो इस वीडियो में करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो एंड तक देख लेना, जो भी इंपॉर्टेंट है हर एक चीज़ इसमें करवाई जाएगी, बाकी जो भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पढ़ने की चीज़ नहीं है वो इसमें हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो एंड तक देख लेना और इस वीडियो को स्किप मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। करते वीडियो स्टार्ट, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ऑल पर, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। वीडियो को लाइक करना ताकि हमें मोटिवेशन मिले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करो ताकि वो भी ये वीडियो देखे, उन्हें भी समझ आए कि क्या क्या उन्हें करना है, ठीक है। करते वीडियो स्टार्ट। ये है आपका अध्याय 2 यानी आर्थिक विकास की समझ का आपका जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो इसमें आप टॉपिक से समझते क्या हो, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते क्या, यानी जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसको कुछ क्षेत्रों में डिवाइडेड किया गया, यानी बांटा गया है, उसी के बारे में इसमें पढ़ेंगे। और जो आप इसमें पढ़ेंगे हम असंगठित और संगठित क्षेत्र, ठीक है। और निजी और सार्वजनिक क्षेत्र क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। हम मनरेगा पढ़ेंगे, मनरेगा की फुल फॉर्म है महात्मा गांधी वाला, ठीक है, राष्ट्रीय गारंटी रोजगार अधिनियम है जो 2005 में पारित किया गया था, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बस इतना से इस चैप्टर में है, तो पहले पढ़ते हैं उसके बाद आगे हम बात करेंगे, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस चैप्टर में जो देखने की चीज़, याद करने की चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट आपकी क्षेत्र, यानी जो भारत की अर्थव्यवस्था उसको 3 क्षेत्रों में बांटा गया। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र होते क्या है, तो प्राथमिक क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। यानी प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि में क्या होता है कि प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक जो चीज़ें होती है उनका प्रयोग करके उत्पाद बनाया जाता है, ठीक है, उत्पादन किया जाता है। जैसे कि मान लो कृषि करना, कृषि कैसे की जाती है, प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग करके कृषि की जाती है, तो वो प्राथमिक क्षेत्र कार्य हो गया, ठीक है। और एक और मान लो जैसे कि दूध निकालना, तो दूध किससे निकाला जाता है, गाय से, और गाय क्या है, प्रकृति के है, तो इसलिए वो भी प्राकृतिक क्षेत्र हो गया। यानी प्राकृतिक क्षेत्र में प्रकृति पर निर्भर होते हैं और प्राकृतिक क्षेत्र से ही उत्पादन बनाते हैं, ठीक है। बात है प्राथमिक क्षेत्र में। उसके बाद होते हैं प्राथमिक क्षेत्र में देख सकते हो प्राकृतिक वस्तु उत्पादित करता है, ठीक है, यानी जो प्राकृतिक वस्तुएं बनाई जाती है प्राकृतिक वस्तु का प्रयोग करके। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं जो वो अपने उत्पाद बना लेते हैं, उत्पादन बना लेते हैं, ठीक है। उत्पाद बनाने के बाद वह द्वितीय जो क्षेत्र होता है उसे हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो प्राथमिक क्षेत्र में जो उत्पाद बनाए, ठीक है, उनका प्रयोग करके नई वस्तुएं बनाने निर्माण करना होता है द्वितीय क्षेत्र में, यानी नई चीज़ें बनाई जाती है प्राथमिक क्षेत्र। जैसे मान लो प्राथमिक क्षेत्र में रुई बनाई गई, ठीक है, रुई क्या है, प्राकृतिक जो प्राथमिक क्षेत्र में बनी। उसके बाद रुई का द्वितीय क्षेत्र में, यानी जो द्वितीय क्षेत्र के लोग हैं उन्होंने रुई को लिया, उसका प्रयोग करके क्या बनाई, रुई का प्रयोग करके उन्होंने धागा बनाया, ठीक है। ऐसे ही प्राथमिक क्षेत्र में कृषि की, और कृषि करके क्या गन्ने उगाए, और गन्नों का प्रयोग क्या किया, गन्नों का प्रयोग किया रस निकाल के उसके चीनी बनाई। यानी कि द्वितीय क्षेत्र में फैक्ट्री या उद्योग होते हैं, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र का दूसरा नाम है औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। इसमें प्राकृतिक चीज़ों जो प्राथमिक क्षेत्र में जो उत्पाद बनाए उनका प्रयोग करके नए उत्पाद बनाना यानी विनिर्माण करना द्वितीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। उसके बाद तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तृतीय क्षेत्र को पता है क्या कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र को विकास में मदद पहुंचाने, नहीं जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र, नहीं जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र है इन दोनों क्षेत्रों की हेल्प करता है तृतीय क्षेत्र। हाँ जी, तृतीय क्षेत्र सेवा के रूप में कार्य करता है, नहीं इससे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये सेवा प्रदान करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो क्या करता है, सड़क बनाता है, ठीक है, और इसमें बहुत सी अलग चीज़ें की जाती है, ठीक है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है ताकि प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र को लाभ हो, ठीक है। तो तृतीय क्षेत्र में सेवाएं आती है, जैसे डॉक्टर हो गया आपके, ठीक है, पुलिस हो गया, सड़क बनाना हो गया, ये सारी चीज़ें तृतीय क्षेत्र में आती है, जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सहायता प्रदान करती है उत्पाद बनाने में, वो तृतीय क्षेत्र का कार्य होता है। तो ये है। उसके बाद जो इसमें पढ़ने वाली चीज़ है वो आगे करते हैं, ठीक है। और इसमें अब जो चीज़ है मेन, तो वो आगे आती है यहाँ से दे सकते हो। ये प्राथमिक, तो बाद में प्राथमिक द्वितीय और तृतीय क्षेत्र नहीं, इसका ग्राफ विधि वाला अगर होगा तो आपके में ये ग्राफ बेस ही आएगा, ठीक है, केस बेस आएगा। बाकी इसमें से जो इम्पोर्टेंट करनी है, यानी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें याद करने के लिए वो आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है।
जैसे अल्प बेरोजगारी, पहले ये पढ़ते हैं अल्प बेरोजगारी होती क्या है। तो इस अल्प बेरोजगारी का मतलब है कि मान लो एग्जाम्पल में समझते हैं, जैसे कि मान लो कि कृषि है, ठीक है, कृषि क्षेत्र में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और कुछ लोग कृषि करना छोड़ दें, तो उसका कृषि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी जो कृषि में जो उत्पादन है उतना ही उत्पादन होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जो दूसरे शब्दों में कृषि क्षेत्र में श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी, यानी अल्प बेरोजगारी मतलब कि वो पहले काम करते थे तो उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन उसका कृषि पर कोई फर्क नहीं पड़ा, होता है बेरोजगारी, ठीक है। उसके बाद जो इसमें याद करने वाली चीज़ है वो आगे चलते देख सकते हो। उसके बाद यह है अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो, यानी अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे किया जा सकता है। अत्यधिक औद्योगिक का प्रयोग करके, ठीक है, जो औद्योगिक है उसमें बढ़ाकर और टेक्नोलॉजी का विकास कर, ठीक है, रोजगार का सृजन कैसे करें, नए रोजगार कैसे लाए, अतिरिक्त रोजगार, ये है। उसके बाद जो इसमें याद करने वाली चीज़ है वो आगे चलते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये, ठीक है, राष्ट्रीय रोजगार मनरेगा। देखो मनरेगा की फुल फॉर्म क्या है, मनरेगा की फुल फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, यानी कि जो ये है मनरेगा इसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो 2005 में पारित किया गया था। इसमें क्या था कि इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र थे उनके जो लोग थे, ठीक है, गरीब लोग, उन्हें 100 दिन के लिए, कितने दिन के लिए, 100 दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी गई थी, उन्हें 100 दिन के लिए रोजगार दिया गया था, ठीक है, सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया था रोजगार, वो था मनरेगा। इसमें क्या होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जिसमें लोग बेरोजगार होते हैं उन्हें रोजगार दिया जाता है 100 दिन के लिए, मनरेगा के अंदर आता है, ठीक है, मनरेगा 2005 पारित किया गया था। उसके बाद इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, उसके बाद इसमें जो 23 पेज नंबर है, देख लो पेज 23 है एनसीईआरटी का, इसी में जैसे तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सकल घरेलू उत्पाद, ये भी इंपॉर्टेंट है, सभी कर लेना आ सकता है। तो सैग है वो, इसके फुल फॉर्म क्या है, सकल घरेलू उत्पाद। और सकल घरेलू उत्पाद कैसे निकालते हैं, यानी जो प्राथमिक, द्वितीय और जो तृतीय क्षेत्र होते हैं, ठीक है, उन सभी का जो इसमें देश तो योगफल है उसे देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जो तीनों क्षेत्र में जो उत्पादन किया गया उसके योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, ठीक है, तो वो होता है आपका सकल घरेलू उत्पाद। और इसमें इंपॉर्टेंट है किसी विशेष वर्ष में, यानी जब भी कोई विशेष वर्ष होगा उसमें प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जो उत्पादित अंतिम वस्तु है और जो सेवा है उनका जो मूल्य होता है उस वर्ष में क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। यानी इसका मतलब है कि जितने भी है आपके एक विशेष वर्ष में जितने भी आपके क्षेत्र है, सभी क्षेत्रों की बात की जा रही है, उसमें जो उत्पादन किया गया, अंतिम वस्तुएं, जो सेवाएं थी, उनका जो मूल्य है वो एक वर्ष के क्षेत्र के कुल उत्पाद की जानकारी देता है कि एक वर्ष में कितना उत्पादन हुआ, ठीक है। वो जानकारी कौन देता है, जो अंतिम वस्तु जो सेवा होती है वो जानकारी देती है कि एक देश में एक साल में कितना उत्पादन हुआ, कितनी बिक्री हुई, क्या हुई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, हो गया, ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद आगे चलते हैं, तो हमने ये आगे पढ़ लिया था मनरेगा वाला, ठीक है। उसके बाद है संगठित व असंगठित क्षेत्र, अब इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी ये बताइए कांता वाले में, तो पहले एक बार पढ़ लेते हैं उसके बाद आगे करते हैं, ठीक है। कांता एक कार्यालय में काम करती है, वह सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक कार्यालय में रहती है, यानी कि जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे रहती है। वह नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंत में अपना वेतन पाते हैं, यानी कि जैसे महीना हो जाता है उसे सैलरी दी जाती है। वेतन के अतिरिक्त वह जो सरकारी नियम होते हैं उनके तहत भविष्य निधि भी प्राप्त करती है कि उन्हें निधि दी जाती है। उसे चिकित्सा और अन्य भत्ते भी मिलते हैं, ठीक है। और कांता रविवार को कार्यालय नहीं जाती, उसकी छुट्टी भी दी जाती है। और इस दिन सवेतन अवकाश होता है, यानी कि उस दिन छुट्टी भी दी जाती है, ठीक है। और जब नौकरी आरंभ की थी तब उसे एक नियुक्ति पत्र दिया गया था जिसमें नौकरी संबंधित निबंध और शर्त का उल्लेख किया गया था, ठीक है, ये होता है। अब ये किसमें आए, संगठित क्षेत्र में आए। संगठित मतलब जहाँ पे सरकार का नियंत्रण होता है। इसमें क्या होता है कि निश्चित वेतन होता है, ठीक है, काम की अवधि होती है, अच्छा वेतन होता है, और इसमें जो छूट होती है मतलब छुट्टी होती है वो भी दी जाती है, अच्छा वातावरण होता है, जो सेवाएं होती है वह किसके द्वारा, सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है, जो होता है संगठित, ठीक है, होता है संगठित क्षेत्र। अब इसमें थोड़ा पढ़ते हैं, जैसे तो कांता हमने पढ़ा भी, जो उसमें क्या था, ये संगठित क्षेत्र का उदाहरण था, ठीक है। इसमें जो संगठित क्षेत्र होता है उसमें रोजगार की जो अवधि होती है वो निश्चित होती है कि इतने दिन तक, यानी इतनी समय तक आपको काम करना है, 7 घंटे 8 घंटे। उसके बाद जो इसमें यहाँ पे देख सकते हो इसमें पंजीकृत होता है, यानी उसका निश्चित वो कर्मचारी हो जाता है, ठीक है, उससे कोई हटा नहीं सकता,
वह सरकारी रूप से हो जाता है। जैसे सरकारी आपने देखा होगा सरकारी टीचर होते हैं, ये सारी चीज़ें होता है संगठित क्षेत्र में, ठीक है, जिसमें कार्यकाल होता है अच्छा, उसमें निश्चित वेतन दिया जाता है, ठीक है, कोई मजबूरी नहीं होती, आराम से आप कर सकते हो, छुट्टी भी दी जाएगी, जो भी छुट्टी आएगी उन्हें सारी चीज़ें दी जाएगी, होता है संगठित क्षेत्र में, ठीक है, समझ आ गया। तो ये होते हैं संगठित क्षेत्र। उसके बाद आता है असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं? तो असंगठित क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जो संगठित क्षेत्र के उल्टा होता है। जैसे कि मान लो संगठित क्षेत्र में होता क्या है, संगठित क्षेत्र में सरकार द्वारा नियंत्रण होता है, ठीक है, लेकिन असंगठित क्षेत्र होता है इसमें छोटी जो कंपनी होती है उसका नियंत्रण होता है, ठीक है। असंगठित क्षेत्र में काम की जो अवधि होती है वो निश्चित नहीं होती, यानी कि जो समय होता है वो निश्चित नहीं होता, ठीक है, वो कितना भी ऊपर नीचे हो सकता है। और जो वेतन की बात करें, असंगठित क्षेत्र में वेतन भी निश्चित नहीं होता, वो अपनी मनमर्जी से देता है। जैसे कि मान लो फैक्ट्री में काम करो, फैक्ट्री में कितनी सैलरी 7-8, अगर वही आप किसी सरकारी काम में करोगे, ठीक है, वही काम सरकारी ऑफिस में, तो उसकी सैलरी होगी 60-70 हज़ार। तो यही होता है असंगठित क्षेत्र में जो वेतन होता है वो बहुत कम होता है और निश्चित नहीं होता कि कितना मिले, छुट्टी करोगे तो कटेंगे पैसे, ठीक है, ये होता है। और इसमें जो अतिरिक्त समय में काम करते हैं, ठीक है, समय भी निश्चित नहीं होता कितने समय में काम करना है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। और बीमारी के कारण छुट्टी भी आपको नहीं दी जाती कि आप छुट्टी कर ले, ठीक है। और रोजगार भी सुरक्षित नहीं होता कि आप सोचो कि हमारा रोजगार सुरक्षित है हम कभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं। असंगठित क्षेत्र में कोई रोजगार सुरक्षित नहीं होता, आप छोड़ दोगे दूसरा आ जाएगा, ठीक है, होता है असंगठित क्षेत्र। समझ आ गया? यानी कि असंगठित क्षेत्र होता है संगठित क्षेत्र से उल्टा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में एक बार फिर समझते हैं। यहाँ पे मान लो संगठित क्षेत्र और यहाँ पे असंगठित क्षेत्र, ठीक है। तो संगठित क्षेत्र में क्या होगा, वेतन अच्छा होगा, इसमें वेतन अच्छा नहीं होगा, इसमें रोजगार की गारंटी होगी, संगठित क्षेत्र में इसकी गारंटी नहीं होगी, ठीक है। इसमें जो समय की अवधि निश्चित होगी लेकिन असंगठित क्षेत्र में अवधि निश्चित नहीं होगी, ठीक है, ये होता है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि संगठित क्षेत्र में चिकित्सक सुविधा दी जाती है लेकिन असंगठित क्षेत्र में नहीं होती है, ठीक है। और संगठित क्षेत्र में जो छुट्टी है वो दी जाती है लेकिन असंगठित क्षेत्र में नहीं दी जाती। तो ये होते हैं इसके उदाहरण, ठीक है, इस तरीके से आपका आ सकता है। तो यही चीज़ें आपको बतानी है। क्लियर हो गया आई होप। उसके बाद अगला इसमें जो इम्पोर्टेंट है, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो, तो इसके अलावा इससे अलग पढ़ते हैं हम, ठीक है, ताकि आपको समझ आए इजी लैंग्वेज में। तो अगर संगठित क्षेत्र तो आपको पता ही चल गया क्या होता है, जिसमें छोटी फैक्ट्री होती है उसमें काम करते हैं, समय की अवधि निश्चित नहीं होती, ये सारी चीज़ें होती है। तो इसमें जो श्रमिक होते हैं उनका संरक्षण कैसे करें, तो जो छोटी फैक्ट्री है, ठीक है, छोटे उद्योग है, उन्हें वेतन है निश्चित करना चाहिए कि हाँ इतना वेतन मिले, और जो श्रमिक होते हैं उन्हें छुट्टी देनी चाहिए। तो आप कैसे लिखोगे, तो आप इसमें लिखोगे असंगठित क्षेत्रों में जो श्रमिक होते हैं उनका संरक्षण निम्न प्रकार किया जाता है। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 वेतन। अब वेतन में क्या लिखोगे कि जो असंगठित क्षेत्र है उसमें काम करने वाले श्रमिकों का जो वेतन है वो निश्चित होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 छुट्टी, ठीक है, यानी कि इसमें होगा असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को निश्चित छुट्टी दी जानी चाहिए, निश्चित अवकाश दिया जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लिखोगे पॉइंट नंबर 3 चिकित्सक सुविधा, यानी कि असंगठित क्षेत्र को चिकित्सक सुविधा प्रदान की जानी चाहिए, ESI हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद लिखोगे पॉइंट नंबर 4 उससे क्या देना चाहिए, उसमें होना चाहिए समय, यानी जो असंगठित क्षेत्र में समय की अवधि निश्चित होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है असंगठित क्षेत्र में, ताकि जो असंगठित क्षेत्र है उसका विकास हो, श्रमिकों को संरक्षण मिले, उनको समय पर वेतन मिले, अच्छा वेतन मिले, समय पर छुट्टी मिले, अच्छा वातावरण, चिकित्सक सुविधा मिले, ये चीज़ें होती है असंगठित क्षेत्र में, ताकि वातावरण अच्छा बना रहे, ठीक है। उसके बाद आगे करते हैं इसमें स्वामित्व आधारित क्षेत्र है। तो इस स्वामित्व आधारित क्षेत्र में हम सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सार्वजनिक क्षेत्र होते क्या है, तो जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा था कि संगठित क्षेत्र में होता है, संगठित क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार सेवाएं उपलब्ध करवाती है, वैसे ही सार्वजनिक क्षेत्र होता है। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है उसमें जो परिसंपत्ति होती है, जो संपत्ति होती है उस पर जो नियंत्रण होता है वो सरकार का होता है, और जो सेवाएं प्रदान करती है वह सरकार ही प्रदान करती है। जो सरकार का कार्य होता है सेवाएं प्रदान करना सार्वजनिक क्षेत्र में, ठीक है। और जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है उसमें जो सरकार होती है, सरकार का कार्य लाभ कमाना नहीं होता, ठीक है, वह लोगों के हित के बारे में सोचती है, तो होता है सार्वजनिक क्षेत्र। और सार्वजनिक क्षेत्र में जो सेवाएं है वो प्रदान की जाती है, जैसे कि नौकरियां निकाली जाती है, छुट्टी दी जाती है, अच्छा वेतन दिया जाता है, वो सार्वजनिक क्षेत्र में होता है, और ये सब कुछ सरकार के अंडर होता है, सरकार नियंत्रण करती है। उसके बाद निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र में जो संपत्ति होती है उस पर स्वामित्व निजी कंपनियों का होता है, यानी छोटी कंपनी या फिर एक व्यक्ति के हाथ में होता है, ठीक है, निजी संपत्ति
संपत्ति पर। और जो निजी क्षेत्र होता है इसका उद्देश्य केवल लाभ कमाना होता है, ठीक है। वह चाहती है कि अब उसका लाभ ही लाभ हो, अधिक पैसा मिले, और इसमें ना निश्चित वेतन होता और रोजगार भी उपलब्ध नहीं करवाया जाता, ठीक है। ये सारी चीज़ें आती है। लेकिन जो सार्वजनिक क्षेत्र में होता है उसका उल्टा निजी क्षेत्र में होता है। समझ आ गया? तो एक बार फिर क्लियर कर दूँ, सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार लाभ के लिए कार्य नहीं करती, और सरकार होती है वह सेवाएं उपलब्ध करवाती है, अच्छा वेतन देती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आती है। और निजी क्षेत्र में जो नियंत्रण होता है वह किसी एक कंपनी या फिर एक व्यक्ति के हाथ में होता है, नहीं छोटी कंपनियों के हाथ में निजी क्षेत्र में। और इसमें रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया जाता, नहीं रोजगार की गारंटी नहीं होती, और इसका कार्य केवल लाभ कमाना होता है, ठीक है। यह आता है बस। उसके बाद आप आज में एक छोटा सा और काम है, एक चीज़ आपको और पढ़नी है जो आपका इस टॉपिक पर आता है, ठीक है। कौन सा टॉपिक है वो देखते हैं। तो इसमें हम ऊपर की तरफ चलेंगे, यानी कि जो आपके असंगठित क्षेत्र होता है, ठीक है, उसमें श्रमिकों के लिए क्या उपाय करने चाहिए, अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो, ठीक है। ये तो इसमें अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे होगा, इसके में आप 2 टॉपिक जोड़ सकते हैं। यानी कम अवधि के लिए क्या करेंगे, मनरेगा का उपयोग करेंगे, यानी रोजगार दिया जाएगा 100 दिन के लिए, ठीक है। और अगर अधिक अवधि के लिए हमें करें, अधिक अवधि के लिए रोजगार का सृजन करें, तो अधिक अवधि के लिए हमें क्या करना होगा, कृषि में सुधार करना होगा, ठीक है, रोजगार प्रदान करना होगा, ठीक है, सरकार की सहायता करनी होगी, ठीक है, सरकार की सहायता लेनी होगी। तो ये आता है बस। इस चैप्टर में इतना ही है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस इतना ही करना है। समझ आ गया? इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो हमने आपको बता दिया। ये लिख के आपके पूरे नंबर दिए जाएंगे। क्लियर? आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट। उसके बाद करते हैं थर्ड चैप्टर। बाद है अध्याय 3, यानी आपका चैप्टर नंबर 3 है इसी बुक का, जो है मुद्रा और साख। इसमें हम मुद्रा के बारे में और साख के बारे में थोड़ा बातें करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो आपका बैंक होता है, यानी कि RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके कार्य क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। बस इस टॉपिक में इतना ही है, उसके ध्यान से पढ़ेंगे। तो वीडियो करते हैं आगे स्टार्ट। इसमें पढ़ेंगे पहले हम मुद्रा और साख। मुद्रा होती क्या है? तो मुद्रा एक विनिमय प्रक्रिया होती है। इसमें एक विनिमय तरह की प्रक्रिया होती है जिसमें हम मुद्रा का प्रयोग करते हैं। यानी जब भी हम कोई चीज़ें लेते हैं तो उसका जो मूल्य होता है वो हम किस रूप में देते हैं, मुद्रा के रूप में। तो ये एक विनिमय प्रणाली की तरह होती है, ठीक है। और ये हर देश में अपनी अलग अलग करेंसी होती है, ठीक है, अलग अलग प्रयोग होते हैं हर देश में। ये पहले इस तरीके की मुद्राएं थी, वह चलती थी, ठीक है। अकबर के समय में इस तरीके की होती थी, तो कालीन सोने की मोहर होती थी, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता था। और दोस्तों तुगलक के सिक्के इस तरीके से थे, ठीक है, और गुप्तकालीन सिक्के इस तरीके से थे। इन सिक्कों का प्रयोग होता था। और अब धीरे धीरे जैसे विकास होने लगा तो सिक्के भी बढ़ने लगे। अभी के समय आप देख सकते हो 500 के नोट चल रहे हैं, ठीक है, 100 के नोट है, 200 के नोट है। पहले क्या थे, 2000 के भी नोट चले थे लेकिन वो बंद हो गए। उससे पहले क्या थे, 1000 के नोट थे, 500 के नोट थे। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे जैसे विकास होगा तो जो आपकी मुद्रा होगी उसमें भी विकास होगा, नई मुद्राएं आएगी, ठीक है। तो उन सभी का प्रयोग किया जाता है आपकी वस्तुओं को खरीदने के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो मुद्रा है इसमें आप एक और चीज़ था पहले, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली होती क्या है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली में जो वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल के मान लो 2 व्यक्ति है, एक है A, एक है B। और मान लो A के पास है जूते, ठीक है, और B के पास है गेहूँ। अगर A वाले व्यक्ति को गेहूं की सहायता है तो वो B वाले को अपने जूते देगा, और वो इसी शर्त पर जूते देगा कि B वाले को उसकी जरूरत है, ठीक है। अगर B वाले को जूते की जरूरत है, A वाले को गेहूं की जरूरत है, तो वो एक्सचेंज ऑफर करेंगे। यानी A वाला बोलेगा B वाले को तू अपने मुझे गेहूं दे दे, है, और B वाले बोलेगा तू मुझे अपने जूते दे दे। तो इस तरीके से वस्तु का ही बदलना, ठीक है, ना मुद्रा का प्रयोग ना किसी और चीज़ का, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु ही देना, वो वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। क्लियर? उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। उसके बाद है मुद्रा। मुद्रा क्या अपना पढ़ लिया कि जैसे करेंसी। तो मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी, कागज के नोट और सिक्के शामिल है। यानी कि जो अभी के समय, आधुनिक समय में उसमें जो मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, जो करेंसी होती है वह कागज के नोट होते हैं और सिक्के के रूप में हम करते हैं। तो आपके पास सिक्के भी होंगे, 1 के होंगे, 5 के होंगे, 2 के होंगे, 10 के होंगे, अब तो 20 के भी सिक्के चल गए, ठीक है। तो उनका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इसमें आपके पास नोट भी होंगे, ठीक है। और बैंकों में निक्षेप। अब जैसे कि बैंकों में निक्षेप से आप समझते क्या हो कि जब लोगों के पास मुद्रा होती है, ठीक है, उसके पास पैसे होते हैं, तो उसे कहाँ इन्वेस्ट करती है, कहाँ जमा करती है, बैंकों में। तो सेम वही चीज़, यानी जो मुद्रा होती है वह बैंकों में निक्षेप के रूप में भी रखे जाते हैं। यानी कि जो लोग होते हैं अपने पैसों को सुरक्षित रखने के लिए बैंकों का उपयोग, सहायता लेती है, बैंकों में अपने जो धन होता है उसको रखते हैं, ठीक है। तो ये होता है। और उसके अलावा इस जो चैप्टर है इसका नाम है मुद्रा और साख। अब साख के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो साख होता क्या है? तो साख का मतलब है यह एक प्रकार की समझौता होता है, ठीक है। साख
समझौता होता है। इसमें क्या होता है, जो ऋण धारक होता है यानी जो ऋण दे रहा है वह उधारकर्ता यानी कि जिसको उधार चाहिए वो, तो ऋण धारक उधारकर्ता को जो अपना धन होता है वह उस शर्त पर देता है कि जो उधार धारक भविष्य में उसका चुकाए, ठीक है, उसको पूरा का पूरा ब्याज समेत दे, ठीक है। जैसे कि मान लो तरीके से समझ सकते हो कि मान लो होम क्रेडिट है, ठीक है, मान लो होम क्रेडिट आपने सभी ने नाम तो सुना ही होगा होम क्रेडिट का, ठीक है, जो लोन देती है। उसके बाद है एक व्यक्ति जिसे लोन की जरूरत है, तो होम क्रेडिट उस व्यक्ति का नहीं जो उधार करता है, जो ले रहा है वो उधार करता होता है और जो दे रहा है वो ऋण धारक होता है, ठीक है, ऋण दे रहा है, ठीक है। तो जो ऋण धारक होगा नहीं होम क्रेडिट, वो उस व्यक्ति को जिसको उधार की जरूरत है उसको तभी देगा, कुछ शर्तें होती है कि वह उस पैसों को निश्चित समय में ब्याज के साथ लौटाए, ठीक है। तो वो एक समझौता होता है, उसी समझौते को हम साख कहते हैं, ठीक है। तो ये है आपका क्लियर शब्दों में समझ आ गया। उसके बाद आगे पट समझ आ गया। तो इस तरीके क्या की करेंसी होती है जो आप यहाँ पे दे सकते हो, 100 के नोट है। उसके बाद होती है जब भी आप बैंक से पैसे निकालते हो, ठीक है, तो आपको फॉर्म फिल करने होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रही होता है आपका चेक, ठीक है, यानी चेक। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से फिल करना होता है, यहाँ पे ऊपर आपको डेट फिल करनी होती है, जो भी डेट होगी, फिर नाम फिल करना होता है, ठीक है, नाम तो ऑलरेडी भी वैसे दिया ही होता है। उसके बाद पेमेंट फिल करनी होती है, कितनी पेमेंट देनी है शब्दों में लिखनी होती है, ठीक है, वर्ष में, जैसे 57, ठीक है, 1000 ओनली, यानी कि 57,000 ओनली हमें निकालनी है। और जो रुपए है इसमें हमें अमाउंट डालनी होती है, कितनी होती है, ठीक है। तो उसके बाद नीचे आपका जो अकाउंट डिटेल है वो होती है, उसके बाद आपको साइन करना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है आपके चेक में। और एक फॉर्म और आता है जिसमें आपको पैसे निकालने के लिए बैंक में जाते हो तो एक फॉर्म फिल करना होता है, जिसमें इस साइड आपकी डेट होती है, डेट फिल करनी होती है। उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे अमाउंट डालनी होती है, कितने रुपए निकालने वो आपको अमाउंट डालनी होती है इंग्लिश में। उसके बाद और नीचे एक बॉक्स होता है जिसमें आपको अपने जो बैंक की जो पासबुक है उसमें अकाउंट नंबर होता है, वो अकाउंट नंबर आपको फिल करना होता है। उसी के सामने एक आपका बॉक्स होता है जिसमें आपको रुपए लिखने होते हैं, कितने रुपए निकाल रहे हो वो उसमें नंबर्स में, ठीक है, 5,000 7,000 वो डालने होते हैं। उसके बाद नीचे आपको साइन करना होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका निकालने वाला, ठीक है, जो हम बैंक से पैसे निकालते हैं तो इस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और जब हम बैंक में पैसे डालते हैं तो आपको एक अलग से फॉर्म आता है इस तरीके से, बीच से वो थोड़ा सा कटा होता है, ठीक है, ताकि इस साइड वाला जो पेज होता है वो आप बैंक धारक होते हैं, जो बैंक होता है वो आपको ये पर्चा पाड़ के दे देता है इस साइड का। इसमें आपका अकाउंट नंबर है, ठीक है, अमाउंट होती है, जितनी हम अपने अमाउंट दी है वो सारी चीज़ आपको लिखनी होती है और यहाँ पे स्टैंप लग के आपको दे दिया जाता है। जो साइड होता है वो बैंक अपने पास रखते हैं, जिसमें आपका डेट ऊपर लिखनी होती है, अकाउंट नंबर, नाम, पेमेंट, साइन, ये सारी चीज़ें करनी होती है। तो इस तरीके से फॉर्म आते हैं, आजकल सभी को फॉर्म फिल करना आता है, ठीक है, समझ आ गया। तो ये होता है। उसके बाद आपके जो बैंक होता है वो कुछ इस तरीके से क्रेडिट कार्ड्स भी आपके लिए जारी करता है, ठीक है। वो बैंक पढ़ेंगे बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधि, सर बैंकों के बारे में पढ़ेंगे कि बैंक है वो लोन कैसे देता है, ठीक है। तो इसमें बैंक के खाने पड़ते हैं। इसमें जो बैंक होता है वो जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करता है। विभिन्न आर्थिक गतिविधि के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है, यानी कि जब भी कोई आर्थिक गतिविधि होगी तो जो भी व्यक्ति होगा उसे अपनी फैक्ट्री खोलनी है तो उसे क्या चाहिए, लोन चाहिए। और लोन कहाँ से लेगा, बैंक से लेगा। तो जो बैंक होती है वह ऋण प्रदान करती है लोग को, कहाँ से, जनता के ही पैसे से, यानी जो जमा करता है उसने अपने जो पैसे बैंक में जमा किए हैं, ठीक है, बैंक कर्जदाता को वही पैसे देता है लोन के रूप में, ठीक है, ब्याज, ठीक है, ताकि बैंक जमा पर जो ब्याज देता है उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेता है। यानी कि मतलब है कि एक मान लो ये बैंक है, ठीक है, ये मान लो पीएनबी का बैंक है और ये है आपका जमाकर्ता। तो जमाकर्ता जो अपने पैसे बैंक में जमा करेगा और एक यहाँ पे मान लो आपका कर्जदार जिसे कर्ज चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके समझ सकते हो। तो जो ये आपका जमा करता है ये बैंक में पैसे जमा करेगा और बैंक उसे कुछ परसेंट ही ब्याज देगी, ठीक है, कुछ परसेंट ही। लेकिन जब कर्जदाता को पैसे की जरूरत होगी तो वो कहाँ जाएगा, बैंक के पास जाएगा और बैंक वही जमाकर्ता के पैसे कर्जदाता को देगी और कर्जदाता को बोलेगी कि जो आपने लिया है कर्ज मुझसे, ऋण लिया है, उस पर अधिक ब्याज लगाएगी, यानी अधिक कर वसूलेगी, ठीक है। इस समस्या आप समझ सकते हो इस तरीके से। तो यही कार्य होता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो बीच में बैंक हो गया, यहाँ जमा करता हो गया कर्जदाता। तो जमा करता क्या करता है, बैंक में जमा करता है पैसे, ठीक है, और जो बैंक होती है वो कर्जदार को पैसे वही पैसे देती है, ठीक है, कर्जदार को। और निश्चित कुछ कागजात होते हैं, ठीक है, साख होता है, साख का मैंने समझाया था ऊपर। साख क्या होता है, समझौता होता है जिसमें एक आपका मान लो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जो कर्जदार को साइन करना होता है, बोलना होता है कि हाँ हम देंगे पैसे, ठीक है, ब्याज के रूप में। तो कर्जदार वही पैसे ब्याज के रूप में निश्चित समय में
बैंक को दे देता है और जो ब्याज होता है वो बैंक अपने पास रख लेती है। और जो जमा करता होता है जब वो अपने पैसे निकालने आता है तो बैंक उसे कुछ % ही ब्याज देती है लगाकर, ठीक है। बाकी अधिक जो ब्याज होता है अपने पास ही रखती है ताकि बैंक की भी जो आय है वो बढ़े, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। उसके बाद हम पढ़ेंगे साख के 2 विभिन्न स्थितियाँ, ठीक है। तो इसमें आप देखते हो स्वप्ना की समस्या। स्वप्ना की समस्या पढ़ते हैं। इसमें एक छोटा किसान है स्वप्ना, अपनी 3 एकड़ जमीन पर मूंगफली उगाती है। वह इतनी उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर कर्ज को अदा कर सके, ठीक है। खेती के खर्च के लिए वह साहूकार से ऋण लेती है और फसल का कीटनाशकों के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है। हालांकि स्वप्ना फसल पर महंगी कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कने के लिए उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, यानी बहुत कीटनाशक महंगा छिड़कते कोई फर्क नहीं पड़ता। वह साहूकार का कर्ज लौटाने में असफल रहती है और साल के अंदर यह कर्ज बड़ी रकम बन जाता है, यानी बहुत ब्याज पे ब्याज लगता रहता है। अगले साल स्वप्ना खेत के लिए दोबारा उधार लेती है। इस साल फसल सामान्य रहती है, नहीं सामान्य रूप से उगती है अगले साल, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती कि वह अपना कर्ज वापस कर सके और वह कर्ज में फंस जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, कर्ज जाल, ठीक है। कर्ज जाल होता क्या है कि व्यक्ति लोन लेता रहता है और वह कर्ज जाल में फंस जाता है। वो इस पर इतना कर्ज हो जाता है कि उसको ब्याज उतारते ही पसीना आ जाता है, वो ब्याज ही नहीं उतार पाता, ठीक है। तो बाकी जो उसने अमाउंट लिया वो तो दूर की बात है। तो होता है कर्ज जाल। अब कर्ज जाल में भी अब कहा जाए कर्ज जाल क्या होता है, ठीक। कर्ज जाल होता है, इसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा बैंक से लिया गया पैसा जिस पर अधिक ब्याज लग गया हो और वह ब्याज चुकाने में असमर्थ हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा ब्याज पे ब्याज लग गया हो, होता है कर्ज जाल। और सेम वही कहानी स्वप्ना की है। इसने अपने खेत में मूंगफली उगाने के लिए पैसे लिए साहूकार से, ठीक है, और लेकिन वह चुकाने में असमर्थ रही और अगले साल उसने वापस ऋण लिया, ठीक है। लेकिन वह ऋण लिया और जब उसकी फसल सामान्य रूप से हुई, लेकिन इतनी नहीं हुई कि वह बाकी जो पिछला जो बकाया है उसकी राशि थी वह दे सके, ठीक है, और वह कर्ज जाल में फंस गई। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद दोस्तों ऋण कर्ज जाल, इसमें भी ये लिखा है, ऋण कर्ज जाल को ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जहाँ से वह बाहर निकलने में कष्टदायक होता है, नहीं उससे वो बाहर निकल ही नहीं पाता, वह होता है कर्ज जाल, ठीक है। ये होता है। उसके बाद ऋण की शर्तें, ऋण की कुछ शर्तें होती हैं, यानी जब आप अधिक ऋण लोगे, अधिक पैसा लोगे तो आपको कुछ शर्तें होती है। जैसे कि मान लो आप कोई बड़ा लोन ले रहे हो, यानी मान लो 10-15 लाख का लोन ले रहे हो, अच्छा लंबा चौड़ा, तो 10-15 लाख आपको ऐसे ही नहीं दे देगा बैंक। सोचो कि हाँ 10-15 लाख चाहिए मुझे, बैंक बोलेगा लो जी लो 10-15 लाख ले लो, ऐसा नहीं। तो बैंक आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएगा, कुछ शर्तें होगी वो आपको बताएगा। जैसे कि मान लो 10-15 लाख का ले रहे हो तो आपको कुछ प्रॉपर्टी रखनी पड़ेगी ताकि जो बैंक है उस प्रॉपर्टी को अपने पास रखे और जब कोई वो होता है ऋणधारक, ठीक है, जिससे ऋण चाहिए, अगर वो समय पर नहीं लौटा पाता तो बैंक जो जमा किए हुए कागज है उसे बेच देता है और अपना जो पैसा है वसूल कर लेता है, ठीक है। तो होते कर्ज की शर्तें, ठीक है, इस तरीके से होता है। जैसे मान लो आप घर बना रहे हो, इस तरीके से अब घर बनाने के लिए आपको चाहिए 5 लाख, तो 5 लाख कहाँ से मिलेंगे, तो 5 लाख के लिए बैंक जाओगे, बैंक वाले बोलेंगे हम ऐसे नहीं देंगे, आपको कुछ कागज़ वागज टेकने पड़ेंगे ताकि अगर मान लो बाई चांस ना दो तो उसे बेच के हम अपने पैसे ले लें। तो फिर वही जिसको घर बनाना है, ठीक है, ऋणधारक, उससे आप पैसे चाहिए तो वह अपने घर के कागज़ रख देगा कि हाँ लो कागज़ हमारे, और जब हम बना लेंगे आपको पैसे दे देंगे, हमें कागज़ दे देना। तो बैंक उसे उस पैसे दे देती है, ठीक है। और यही चीज़ होता है, अगर मान लो जो घर बना रहा है वो पैसे नहीं चुका पाता तो क्या करेगी बैंक, तो बैंक कुछ नहीं करेगी, उसका घर बेच देगी, कागज उसके पास है वो कागज बेच देगी, वो अपने पैसे वसूल कर लेगी। तो यही होता है, ठीक है। ऋण की शर्तें कहा जाता है, यानी इसका मतलब है परिभाषा में समझे, ब्याज दर, समर्थक, ऋणधारक, आवश्यक कागज और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। सेम वही लैंग्वेज जो हमने आपको बताई थी। क्लियर, आपको समझ आ गया। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। उसके बाद में औपचारिक क्षेत्र में शाख, यानी जो औपचारिक क्षेत्र होता है उसमें शाख, ठीक है। तो उसमें पढ़ते हैं, यानी जो औपचारिक क्षेत्र आपने पढ़ा था ऊपर भी दूसरे चैप्टर में, औपचारिक क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्र, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें होती है। तो औपचारिक क्षेत्र में शाख का तो मतलब आपको पता ही है कर्ज होता है, ठीक है। तो शाख में होता क्या औपचारिक क्षेत्र में कि यानी कि जो आपके सरकारी रूप से जो कार्यरत होते हैं कर्मचारी वो ज़्यादा लोन लेते हैं, ठीक है, ताकि वह अपना घर वर सुविधा प्रदान कर सके, ले सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो औपचारिक क्षेत्र होता है उसमें औपचारिक क्षेत्र में बैंक की सुविधा होती है, यानी जो बैंक होता है वह ऋण प्रदान करता है। जिसकी जब भारतीय रिजर्व बैंक वह ऋण के औपचारिक क्षेत्र में कार्य प्रणाली पर नजर रखता है, यानी हम पढ़ते हैं रिजर्व बैंक, RBI। तो रिजर्व बैंक का क्या होता है,
तो रिजर्व बैंक एक प्रकार की संस्था है, ठीक है, जो आपके जो बाकी वो होते हैं उनकी कार्य प्रणाली होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर नजर रखता है, यानी कि जो छोटे बैंक होते हैं उनके जो कार्य होता है उस पर निगरानी रखता है, ठीक है। आरबीआई क्या करता है, मुद्रा जारी करता है, करेंसी जारी करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जैसे कि आपको दिखाते हैं, देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके कार्य क्या होती है, ये पक्का आएगा 101%। तो रिजर्व बैंक के कार्य क्या होती है, सरकार की ओर से मुद्रा जारी करती है, ठीक है, यानी पैसे जारी करती है, और बैंकों के जो कार्य प्रणाली होती है उस पर नजर रखती है कि बैंक को क्या क्या कार्य है, सही से करनी रही नहीं कर रही, इसको दिया जाए, इसमें नोटिस भेजा जाए। तो रिजर्व बैंक का कार्य होता है। रिजर्व बैंक क्या करती है, ब्याज की दर निश्चित करती है कि इतनी शर्त पर ही बैंक किसी व्यक्ति को पैसे देगा, ब्याज देगा, अगर इतना नहीं देता तो उस शर्त का उल्लंघन होगा और उससे असंगठित क्षेत्र से निष्कासित कर देगा, यानी कि जो रिजर्व बैंक है उसे बैंक को हटा देगा, बंद कर देगा, ठीक है। रिजर्व बैंक कर सकता है ये, यानी कि ब्याज की दरों को नियंत्रित करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद है बैंक कितना नगद शेष अपने पास रखता है उसकी सूचना रखता है, कि जब भी बैंक के पास कितना पैसा है वो रिजर्व बैंक के पास होता है, उसे पता होता है कि इस बैंक के अंदर इतना पैसा जमा है। यानी जो छोटे बैंक होते हैं उसे अपनी जो सारी डिटेल होती है वो रिजर्व बैंक को सबमिट करनी होती है कि हाँ हमारे पास इतना पैसा जमा अभी तक, ठीक है। उसके बाद है ऋण किस प्रकार वितरित करना चाहिए, इस पर भी नज़र है वो रिजर्व बैंक रखता है। तो ये कार्य होते हैं रिजर्व बैंक के, समझ आ गया, यह पक्का आएगा, लिख लो। उसके बाद आप देख सकते हो अनौपचारिक क्षेत्र, ठीक है। अनौपचारिक क्षेत्र में जो ऋणदाता होते हैं उसकी गतिविधि की देखरेख के लिए कोई संस्था नहीं होती, यानी अनौपचारिक क्षेत्र में कोई बैंक सुविधा इतनी उपलब्ध नहीं होती कि अनौपचारिक क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं श्रमिक, ठीक है, वह लोन ले सके। तो अनौपचारिक क्षेत्र में जो लोन होता है वो कौन प्रदान करता है, वह जो लोन होता है वह साहूकार, ठीक है, बड़े संपत्ति धारक वह प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें देख सकते हो औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में किसे क्या मिलता है, ठीक है। तो ये है, तो इसमें आपको वही था कि औपचारिक क्षेत्र होते हैं, इसमें बैंक की सुविधा होती है जो निश्चित ब्याज होता है वो देती है, ठीक है। औपचारिक क्षेत्र में जो बैंक होती है वह स्थापना होती है बैंकों की, और जो बैंक होता है वह कम ब्याज पर, ठीक है, लोगों को ऋण देता है, ये सारी चीज़ें होती है। अनौपचारिक क्षेत्र में बैंक की सुविधा नहीं होती, इसलिए जो साहूकार होते हैं, जमींदार होते हैं, वह ऋण प्रदान करते हैं, अधिक वसूली करते हैं, ठीक है, और समय की निश्चित नहीं होता, समय समय पर ब्याज बढ़ाते लेते हैं। लेकिन जो औपचारिक क्षेत्र पर बैंक होते हैं और बैंक है निश्चित समय के लिए निश्चित ही ब्याज होता है, उनका ब्याज नहीं बढ़ता, ठीक है, ये होता है, समझ आ गया। और जो बैंक औपचारिक क्षेत्र होता है उसमें जो बैंक होते हैं उनका जो ब्याज है वो कम होता है, ठीक है, नहीं जो ऋण लिया है उस पर जो ब्याज लगता है वह कम लगता है। लेकिन जो अनौपचारिक क्षेत्र में जो साहूकार होते हैं, जमींदार होते हैं, वह बहुत अत्यधिक ब्याज लेते हैं, वसूल करते हैं, ठीक है। और उनकी जो संपत्ति होती है गरीब श्रमिकों की वो भी अपने तरफ अंडर ले लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है, ये सारी चीज़ें थी, इसमें आपको समझ आ गया, ठीक है। आप देख सकते हो यही है। दोस्तों ऋण के औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्र में क्या अंतर है, तो औपचारिक क्षेत्र आपको पता है जिसमें बैंक होती है जो व्यक्ति को कम ब्याज पर ऋण देते हैं, उसमें लिखो कैसे, यहाँ पे औपचारिक लिख दोगे, यहाँ अनौपचारिक लिख दोगे, और औपचारिक में लिखोगे आप पहले ऋण। तो ऋण होता है उसकी जो समय होता है वह निश्चित होता है, अनौपचारिक क्षेत्र में समय निश्चित नहीं होता, तो ब्याज दर होते हैं निश्चित होते हैं औपचारिक क्षेत्र में, अनौपचारिक में ब्याज की दर निश्चित नहीं होती। औपचारिक क्षेत्र में जो होता है वह समय जो ब्याज का समय होता है निश्चित होता है, अनौपचारिक क्षेत्र में ब्याज का समय निश्चित नहीं होता, ठीक है। अनौपचारिक क्षेत्र में जो ऋण होता है वो कौन प्रदान करता है, साहूकार, जमींदार। लेकिन औपचारिक क्षेत्र में कौन प्रदान करता है ऋण, औपचारिक क्षेत्र में जो ऋण प्रदान करेगा वो कौन करेगा, बैंक करेंगे, और अनौपचारिक क्षेत्र में जो ऋण होगा वो कौन प्रदान करेंगे, अनौपचारिक क्षेत्र में साहूकार, जमींदार, ये होगा, ठीक है। बस ये था, बस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी थी जो हमने आपको बता दिया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। उसके अलावा बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक ये पढ़ लेना, ठीक है, अभी पढ़ा देता है, ये भी क्लियर कर देता है ताकि आपकी बुक ही खत्म हो। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का उचित ब्याज दरों पर गरीबों को ऋण जरूरतों को पूरा करने वाला एक बड़ा सफल इतिहास है। यानी जो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक है उसने लोगों को, यानी जो गरीब परिवार है उसे ऋण है वो देने में कामयाब रहा है, इन्होंने बड़ा सफल इतिहास बनाया है, ठीक है। यानी ब्याज दर पर, यानी कम ब्याज दर पर, उचित ब्याज दर पर ऋण दिया गरीबों को, ठीक है, ये इसमें बोला गया। और यहाँ पे देख सकते हो इसकी शुरुआत 1917 में हुई थी, बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक की 1917 में हुई थी, और एक छोटी पैमाने पे से हुई थी, छोटा पैमाने पे कार्य किया गया था। और 2018 में ग्रामीण बैंक के अब 9 लाख सदस्य, यानी कि जब इसमें छोटे काम पर, यानी छोटे पैमाने पर इसका जब कार्य किया गया, यानी जब ये शुरू किया गया छोटे पैमाने पर किया गया था, लेकिन अभी के समय 2018 में 9 लाख सदस्य से जुड़ गए हैं, ठीक है। और इसमें 81,600 गाँवों जो गाँव होते हैं उसमें ये फैला हुआ है, यानी जो बांग्लादेश का
ग्रामीण बैंक है ये 81,600 गाँवों में फैल चुका है और 9 लाख सदस्य इसमें जुड़े हुए हैं। दोस्तों जिनका संबंध समाज के गरीब तबकों से यानी जो गरीब परिवार से उससे इसका संबंध है। और इसमें जो कर्जदारों ने दिखा दिया कि न केवल गरीब महिलाएं भरोसेमंद कर्जदार है बल्कि वे विभिन्न दर की छोटी आय वाली गतिविधि को सफलतापूर्वक शुरू करने और चला सकने में सक्षम है। ठीक है, नहीं महिला भी इसमें ऋण लेती है और वो भी अपना कार्य शुरू करती है। बस इस चैप्टर में इतना ही है, बस इतना ही आपको पढ़ना है। समझ आ गया? बस इसमें इतना सारी चीज़ें थी। इसमें आपका जो RBI था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसके कार्य पूछा जाएगा और औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्र का पूछा जाएगा, साका हमने बता दिया है। ठीक है, और जो इसमें आपका एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है मुद्रा। ठीक है, तो मुद्रा होती क्या है? बहुत सारी चीज़ों के रूप में होते हैं, नहीं कागज़ के रूप में, ठीक है, चेक के रूप में और सिक्कों के रूप में, ये सारी चीज़ें होती है। बस इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना था। क्लियर? तीसरा चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद चलते हैं हम आपके चौथे चैप्टर पे, नंबर 4। यह है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें हम वैश्वीकरण के बारे में पढ़ेंगे और जो भारतीय अर्थव्यवस्था उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नहीं वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि जो विभिन्न देशों के बीच जो वस्तु होते हैं, सेवाएं होते हैं, उनका आदान प्रदान। नहीं वैश्वीकरण का मतलब होता है इसमें प्रतिस्पर्धा होती है। ठीक है, इसकी परिभाषा की बात करें तो वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ ही वर्षों में हमारा बाजार पूर्णतः परिवर्तित हो गया। यानी कि बाजार आप देख सकते हो इस तरीके से बाजार होता है जैसे कि वैश्वीकरण में होता क्या है? तो वैश्वीकरण में जो दूसरे देश की जो कंपनियाँ होती है वह अन्य देश में जाकर कार्य करते हैं। जैसे कि मान लो इसमें बहुत सारी कंपनियाँ होगी जो भारत में आएगी, भारत में निवेश करेगी, भारत में कार्य करेगी, लेकिन जो उत्पादन होगा, ठीक है, जो बनाया जाएगा यानी मैन्युफैक्चर होगा वो कहाँ होगा? दूसरे देश में होगा। यानी कि भारत में केवल वस्तुओं को बेचना। यानी कि जो वैश्वीकरण होता है उसमें क्या होता है? ये विभिन्न देशों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। इसमें जो विभिन्न देशों के बीच जिसमें आर्थिक संबंध है वो मजबूत होता है वैश्वीकरण में। समझ आ गया? तो ये होता है जैसे कि अंतर्देशीय उत्पादन। ठीक है, अंतर्देशीय उत्पादन में क्या होता है इसमें पढ़ते हैं। जैसे कि 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देशों की सीमाओं के अंदर ही सीमित था। यानी जो 20वीं सदी था उसमें जो उत्पादन होता था वो देश के अंदर ही तक सीमित था। लेकिन जैसे जैसे विकास होता गया और देशों की जो सीमाएं है वह वस्तुओं की केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद की हिती बाहर जैसे उपनिवेश से कच्चा माल, खाद्य पदार्थ पर निर्यात होते थे। यानी कि जो भारत है वो भारत से केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ ही निर्यात होते थे, बेचे जाते थे। लेकिन व्यापारिक ही दूसरे देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया बना। यानी जो व्यापार है वही देशों के बीच आपस में देशों को जोड़ने का एक मुख्य जरिया बना। ठीक है, नहीं जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, लोग के जो देशों के बीच संबंध बढ़े, ठीक है, देशों के बीच आर्थिक व्यवस्था मजबूत थी। तो इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। नहीं बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है? जिसमें व्यापार ही दोस्त है देशों की आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया बनी है। बड़ी कंपनियां जिसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है तो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है कि जो अपने देश में सीमित ना होकर अन्य देश में भी निर्मित होते हैं। यानी अन्य देश में भी उसका कार्य होता है। ठीक है, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब होता है, सरल शब्दों में समझो तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे कंपनियां होती है जो अपने देश में सीमित ना होकर अन्य देशों में फैली होती है। यानी अन्य देश में भी वो फैली होती है, बहुत सारा उसका विकास हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी के समय आपने देखा होगा आईफोन की कंपनी एप्पल वाली सभी देशों में फैलती हुई इतनी लंबी चौड़ी, हर एक देश में, अमेरिका, भारत, दुबई, सब जगह। ठीक है, तो होती है बहुराष्ट्रीय कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी जो अपने देश में भी फैली हुई है और बाकी देशों में जाके फैल गई। ठीक है, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट बेचने लगी। वो होते बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ। ठीक है, ये होती है। जैसे कि आगे पढ़ते हैं यहाँ से, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती है जहां उन्हें सस्ता श्रम, अन्य संसाधन मिलते हैं। यानी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है वह कहाँ पे स्थापित होगी, कहाँ पे अपना निर्माण करेगी? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वहाँ पर अपना कार्यालय स्थापित करेगी जहाँ पे उसे कम श्रम पर श्रमिक मिले और उससे संसाधन उपलब्ध हो। जैसे कि भारत में अभी आपने देखा होगा कि भारत में बहुत सारी कंपनियां पहले आके बस गई। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी, वो कंपनियां भारत में आई और जहाँ पे कम श्रमिक यानी जो श्रमिक लोग थे, जहाँ पे बेरोजगार लोग थे, वहाँ पे जाके बसी, ताकि जो श्रमिक होगा उन्हें अपनी तरफ फैक्ट्री वाले, कंपनी वाले अपनी तरफ ले लेंगे, उन्हें कम वेतन पर कार्य करवाएंगे। और भारत में बहुत सारा कच्चा माल है जो उसे सस्ती कीमत पर मिल जाएगा, तो इसलिए कंपनियां भारत में आई, भारत में निवेश किया। ठीक है, ताकि उसे कम वेतन पर श्रमिक भी मिल जाए और उन्हें कच्चा माल है वो भी अच्छे कम दाम पर मिल जाए भारत में ही, और भारत में उत्पादन निर्यात कुछ हो सके। ठीक है, तो ये होता है बहुराष्ट्रीय कंपनी का उद्देश्य है।
ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसे करती है, ठीक है, आपको समझ आ गया कि बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है वो उत्पादन लागत में कमी करने और अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसे करती है। ऐसा क्यों करती है? ताकि उसे अधिक लाभ हो, जो लागत है उसमें कमी आए, यानी कि वह कम पैसों में अधिक लाभ कमा सके। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं इसमें, तो इसमें आप देखोगे उसके बाद बहुराष्ट्रीय कंपनी केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना तैयार उत्पाद नहीं बेचते रही, यानी कि जो आपका जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है वह वैश्विक स्तर पर ही अपना माल नहीं बेच रही, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जो वस्तुएं होती है, जो सेवाएं होती है, उसका जो उत्पादन होता है विश्व स्तर पर कर रही है, यानी कि जो वैश्विक स्तर पर ही नहीं बेच रही अपना सामान फैक्ट्री बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि ये समझो आप इसे कि वह विश्व स्तर पर यानी सभी देशों में बेच रही है, ठीक है। वह उत्पादन प्रक्रिया क्रमक जटिल ढंग से संगठित हुई है, ठीक है, बड़ी है, ये है। और जैसे कि इसमें पढ़ोगे मैक्सिको, पूर्व यूरोप, अमेरिका, यूरोप के बाजारों से अपनी निकटता के कारण लाभप्रद है। भारत में अत्यंत कुशल इंजीनियर उपलब्ध है, यानी कि भारत में बहुत अत्यधिक कुशल इंजीनियर है जो कि कंपनियां यहाँ पे निवेश करके उन्होंने अपनी तरफ ले लिया, ठीक है, कम वेतन पर, ये है। और विश्व भर के उत्पाद को एक दूसरे से जोड़ना, यानी विश्व भर के जो उत्पादन होते हैं उन्हें एक दूसरे से जोड़ती है, यानी जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जो बाजार के नज़दीक होता है, ठीक है, जहाँ पे बाजार करना आसान होता है, यानी कि बात एक बाजार वाला देश, यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां बची हुई यहाँ पे व्यापार कर रही है, ठीक है, जहाँ कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रमिक उपलब्ध हो, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां वहीं पर अपनी जो अपनी कंपनियां स्थापित करेगी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वहाँ पे अपना कंपनियां स्थापित करेगी जहाँ पे उन्हें कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रमिक मिले और जहाँ उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो, ठीक है, ये होता है। और यहाँ पे दोस्तों साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नज़र रखते हैं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है सरकारी नीतियों पर भी नियंत्रण रखते हैं, जबकि जो सबसे अधिक लाभ कमाने वाली कंपनी होगी वह सरकार को नियंत्रण भी कर सकती है, ठीक है, अधिक पैसे देकर उसे अपने हित में भी ले सकती है, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, तो ये होता है। उसके बाद इसमें हम बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में पढ़ते जाते हैं। इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालय और कारखानों की स्थापना करती है, ठीक है, यानी कि वह सुनिश्चित करती है कि कहाँ पे अच्छा श्रमिक मिले कम ब्याज पर, जहाँ पे कच्चा माल मिले, जहाँ पे ही मिल जाएगा वहाँ पे अपनी कंपनियां स्थापित कर देगी, उत्पादन करना कार्य कर देगी, ठीक है, उत्पादन करना शुरू कर देगी। उसके बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं, कि विदेशी निवेश होता क्या है? विदेशी निवेश का मतलब है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है कुछ देश दूसरे देश की कंपनियां होती है उसका निवेश करना, ठीक है, वो विदेशी निवेश कराता है, विदेशी निवेश, समझ आ गया? तो इसे है। और दोस्तों कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि परिसंपत्ति लाभ अर्जित हो, कि उससे और संपत्ति अर्जित हो, उससे अधिक लाभ हो, इसलिए वह उसे धन देगी, ठीक है। और बहुराष्ट्रीय कंपनी के निवेश का सबसे आम संस्था स्थापित कंपनी को खरीदना, उनके बाद उत्पादन का प्रसार करना है, कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है वह निवेश का सबसे आम रास्ता उसका यही होता है, वह कंपनियों को खरीदती है, उसके बाद उत्पादन खुद करती है, ठीक है। जैसे तो इस तरीके से हो गया कि विकासित देशों में उत्पादित जीन्स अमेरिका में, ठीक है, 6500 रुपये में बेच जा रही है, यानी कि यहाँ पे दोस्तों जो विकासशील देश है जहाँ पे पहले से विकास हो रहा है, ठीक है, विकासशील जहाँ पे विकास हो रहा है वहाँ पे जो अमेरिका होती है वह अपनी जो वस्तु हो रही है, देखो अमेरिका में ये जीन्स की पैंट है कितने बिक रही है? 6500 में बिक रही है, और ये बात में कितनी बिक रही है? 250 में, 500 में, तो ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। जैसे कि समझो उदाहरण के लिए एक बहुत बड़ी अमेरिका है, देखो अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी, एक बहुत बड़ी अमेरिकी कंपनी है, ठीक है, वह कारगिल फूड्स ने परख फूड्स जैसी छोटी कंपनी को खरीद लिया, यानी कि जो बड़ी कंपनी है जैसे अमेरिका की कंपनी है, ठीक है, उसने छोटी कंपनियों को खरीद लिया। और उसके बाद परख फूड ने भारत के विभिन्न भागों में एक बड़ा विपणन तंत्र तैयार किया, जहां उसने जैसे ब्रांड काफ़ी प्रसिद्ध है, यानी कि उससे ब्रांड बहुत प्रसिद्ध है, छोटे कंपनियों के बड़ी कंपनियों से अपने खरीद लिया, ठीक है, और उस पर जो लाभ हुआ वो कमाना प्रारंभ कर दिया और अपने माल को बेचना प्रारंभ कर दिया, ये है, ठीक है। और जब बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है वह एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रित करते हैं, यानी कि जो विकसित देश होते हैं उसमें जो बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादों को जिससे उत्पादन का ऑर्डर देती है, यानी जो बड़ी कंपनियां होती है वह छोटी कंपनियों को ऑर्डर देती है, वस्तुएं बनाती है और अपने नाम पे बेच देती है, ठीक है, ये सारी चीज़ होती है। जैसे कि दोस्तों भारत में इस तरीके से कार्य करती है और बड़ी कंपनियां इन्हें कार्य देती है, उसके बाद जब काम तैयार हो जाता है, वस्तु तैयार हो जाती है, तो जो वो होते हैं कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वो अपना स्टिकर लेबल चिपका के उसी को 2003 में बेच देती है,
ठीक है, ये होता है। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरीके से अपने उत्पादन कार्य का प्रसार करती है, ठीक है, अब करती रही है, जैसे टीवी में एडवर्ड अभी आप देख सकते हो, ठीक है। दूर दूर स्थानों पर फैली उत्पादन परस्पर संबंधी हो रही है, ठीक है, हो रहा है, ये है। उसके बाद दोस्तों विदेश व्यापार और बाजारों का एकीकरण, यानी इस शब्दों से आप क्या समझते हो कि जो विदेश यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजारों का एकीकरण, यानी सभी बाजारों का एक साथ आना, ठीक है, ये होता है। उसके बाद इसमें आप देख सकते हो सरल शब्दों में कहा जाए तो विदेश व्यापार घरेलू बाजार अर्थात अपने देश के बाजार से बाहर के बाजार में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करना, यानी कि अपने देश को छोड़कर बाकी देशों में भी उत्पाद बेचना, ठीक है, उसके लिए अवसर प्रदान करना होता है। समझ आया, ये होता है। हम देख सकते हो जैसे कि उत्पादक केवल अपने देश के बाज़ारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेचते बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाज़ारों में भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, यानी कि अपने देश को छोड़कर अपने देश में भी बेच रहे हो, अन्य देश में भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, उन्हें अवसर दिया जा रहा है, ठीक है। ये बाजार का एकीकरण के कारण हो रहा है। दोस्तों भारत में चीन के खिलौने, नहीं जैसे आप देख रहे हो अभी के समय भारत में चीन के खिलौने आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बाजार है भारत में उसमें चीन के ही प्रोडक्ट बिक रहे हैं क्योंकि वो सस्ते होते हैं, ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, यानी कि ये मतलब होता है इसका, ठीक है। जैसे कि समझो एक प्रोडक्ट आपका इंडिया का और एक प्रोडक्ट है आपका चाइना का, चाइना उसी प्रोडक्ट को कम लागत पर बना रही है और वही भारत में बेच रही है, और भारत में जो वस्तु बनी है वो महंगी बन रही है, तो लोग क्या खरीदेंगे चाइना का माल, क्योंकि वो सस्ता है, थोड़ा बेहतर है, ठीक है, बेशक ना चले लेकिन बहुत ज़्यादा सस्ता है, ठीक है, और अधिक मात्रा में उपलब्ध है, लोग ज़्यादा ज़्यादा उसे खरीद रहे हैं, उसका प्रचार हो रहा है, इसलिए वह कम मात्रा वाली खरीदेंगे, यानी कम लागत वाली वस्तु को खरीदेंगे, ठीक है, ये होता है। उसके बाद जैसे दोस्तों कपड़ों में, ये कपड़े सारे हो सकता है इसमें कुछ चाइना के भी और, ठीक है, कपड़े बने हो, ये होता है, यानी कि छोटी छोटी कंपनियों से बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट बनवाती है और अपना लेबल चिपका के बेच देती है, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां। वैश्वीकरण क्या है? विगत 2-3 दशकों से अधिकांश यानी 2-3 दशकों से बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व में उन स्थानों की तलाश कर रही है जो उत्पादन के लिए सस्ते हैं, यानी कि जहाँ पे उत्पादन किया जा सके, उत्पादन सस्ता हो, ठीक है, वैश्वीकरण यही होता है जिसके अपने ऊपर अभी इतना सारा पड़ा, ठीक है। हम देख सकते हो जैसे कि यहाँ से भारत में फोर्स मोटर्स का कार दोस्तों संयंत्रण केवल भारत के लिए ही कारों का निर्माण नहीं करता बल्कि वह अन्य विकसित देशों की कारों और विश्व भर के कारखानों के लिए कार पुर्जों का भी दोस्तों निर्यात करता है। इसमें बोला गया है कि एक कारखाने कार है, ठीक है, फोर्स मोटर्स ये कंपनी का नाम है, जो कि केवल भारत में ही कारों का निर्माण नहीं करता बल्कि जो विकासशील देश है, दूसरे देश है, उनके भी जो कार के पुर्जे वर्ज होते हैं उनका निर्माण करता है, वो वहाँ पे बेचता है, ठीक है, ये बोला गया है। अब यहाँ पे समझो ध्यान से, देखो विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण कहलाती है, यानी ये आपकी डेफिनेशन में आए वैश्वीकरण क्या होता है, तो वैश्वीकरण है विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध, ठीक है, और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण होता है। डेफिनेशन में ही लिखो के उसके बाद लिखो के वैश्वीकरण ये होता है जिसमें विभिन्न देशों की आपसी जो संबंध होते हैं मजबूत होते हैं और जो बाजार होता है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है, वो वैश्वीकरण कहलाता है, ठीक है। इसमें जो विभिन्न देश के बीच अधिक से अधिक वस्तु और सेवाएं होती है, निवेश होती है और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान होता है, ये वैश्वीकरण में होता है, ठीक है। इसमें जो वस्तु होती है, सेवा होती है और जो निवेश होते हैं प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक और माध्यम है, यानी जो इसमें वस्तुएं जो सेवाएं होती है प्रदान की जाती है, उत्पादन किया जाता है, उद्योग लगाए जाते हैं, उससे देशों के बीच आपसी संबंध है वो मजबूत होते हैं, जैसे अभी तक हमने ऊपर आपको बताया, ठीक है, ये होता है। जैसे वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारण की कौन कौन से कारण है संभव बना रहे हैं, तो जैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इसके बारे में पढ़ते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का विकास वर्तमान समय में दूर संचार कंप्यूटर इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी दुर्गति में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि जब सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में दूर संचार कंप्यूटर इंटरनेट आ गया जिससे कि वैश्वीकरण में जो बाजार हो रहा है उनका विकास हो रहा है। जैसे इसमें क्या था, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारण कौन से है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इसमें कंप्यूटर इंटरनेट का बढ़ता प्रयोग विकसित होने के कारण वैश्वीकरण को संभव बनाया है, विभिन्न देशों के बीच कम समय में संबंध मजबूत किए, ठीक है, और जो ऑर्डर होते हैं उत्पाद होते हैं उसे बेचने में सहायता प्रदान की क्योंकि इंटरनेट आ गया है, ठीक है। इसमें होता है कि इंटरनेट में यह एक चमत्कारी संसार में भी प्रवेश किया है, इसलिए इंटरनेट ने एक ऐसा संसार बनाया है जिसमें कम समय में व्यक्ति अधिक माल अपना बेच सकता है, अधिक उत्पादन कर सकता है और अपने आय में वृद्धि कर सकता है इंटरनेट के प्रयोग से, ठीक है, इसने वैश्वीकरण को संभव बनाया है।
विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश नीति का जैसे उदारीकरण। अब उदारीकरण के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हम भारत में चीनी खिलौने के आयात वाले उदाहरण पर वापस लौटते हैं, यानी कि हम वापस उसी उदाहरण पर आते हैं कि भारत में चीनी खिलौने बेचे जाते हैं। मान लीजिए भारत सरकार खिलौनों के आयात पर कर लगाती है, ठीक है, उसने कर लगा दिया कि बाद में जो भी प्रोडक्ट आएगा, खिलौने आएंगे, उस पर कर लगेगा। इसका अर्थ है कि जो इन खिलौनों का आयात करना चाहता है उन्हें इन पर कर देना होगा, ठीक है, भारत को। और कर के कारण जो खरीदार होते हैं उनको आयातित खिलौनों की अधिक कीमत चुकानी होगी, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो फैक्ट्री होगी अपने खिलौने बाद में बेचेगी, यानी चीन बाद में अपने खिलौने बेचेगी तो जो ब्याज होगा वो अपनी तरफ से देगी, कर अपनी तरफ से देगी। जी नहीं, जो प्रोडक्ट है वो 5 रुपये का है, ठीक है, और इंडिया बाहर चीन से खरीदे, यानी इंडिया है वो चीन से प्रोडक्ट खरीद रही है, तो जो चीन हो गया जो प्रोडक्ट है 5 रुपये वाला उसको 10 में बेचेगी, ठीक है, ताकि चीन को वापस उसका कर मिल जाए। ये होता है। उसके बाद है आयात पर कर। व्यापक अवरोधक। व्यापक अवरोधक क्या होता है? यह एक ऐसा उदाहरण होता है, इसे अविरोधक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कुछ प्रतिबंध लगाता है, ठीक है। व्यापार अवरोधक क्या होता है? इसमें अवरोधक से सबसे समझता अवरोधक का मतलब होता है इस पर कुछ प्रतिबंध लगाना, कुछ शर्तें लगाना जो सरकार द्वारा होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें विदेशी व्यापार में वृद्धि होती है, ठीक है, नियमित होती है, नियमित करने और देश के किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होगी यह निर्णय करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये होते हैं कुछ शर्तें होती है व्यापार अवरोधक, इसमें कुछ शर्तें शामिल होती हैं। सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंध को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। यानी उदारीकरण क्या होता है? उदारीकरण का मतलब होता है सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को हटाना। उदारीकरण का कार्य होता है वैश्वीकरण यानी वैश्विक स्तर पर सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों प्रतिबंधों को हटाना, ठीक है। डेफिनेशन में तो ये लिख देना कि सरकार द्वारा जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, अवरोध लगाए जाते हैं, उसको हटाने की प्रक्रिया होती है उदारीकरण, ठीक है। यह क्या कार्य करती है? यह करती है कार्य कि जो प्रोडक्ट होते हैं, जो उत्पाद होते हैं, उस पर सरकार के द्वारा जो नियंत्रण किया जाता है, कर लगाया जाता है, ठीक है, प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उसको हटाने का कार्य करती है। वह चाहती है कि वैसा ना हो, ठीक है। जैसे तो विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? आपको उदारीकरण के बारे में लिखो कि विदेशी व्यापार, तो विदेशी द्वारा जो यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है, दूसरे देश की कंपनी होती है, उसके द्वारा जो बाद में व्यापार किया जाता है उसका उदारीकरण द्वारा जो प्रतिबंध होते हैं, शर्तें होते हैं, उन्हीं को हटाना, ठीक है। कि उदारीकरण का सरल शब्दों में आता है कि प्रतिबंध और शर्तों को हटाना सरकार द्वारा लगाए गए, यानी जो सरकार जो शर्तें लगाती है, ठीक है, प्रतिबंध लगाती है, या तो उसे कम किया जाता है या फिर उसे हटाया जाता है। उदारीकरण यही कार्य करती है, समझ आ गया। विश्व व्यापार संगठन WTO, अब समझते हैं विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन WTO यह एक ऐसा संगठन है जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदार बनाना है, यानी कि जो विश्व व्यापार संगठन उसका कार्य क्या, उसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें विकसित जो देश होते हैं उसके पहल पर शुरू किया गया था, यह विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया था। इसमें जो आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसके नियमों को निर्धारित करते हैं, यानी विश्व व्यापार संगठन है वह नियम निर्धारित करती है कि इस शर्त पर इस प्रोडक्ट को बेचा जाएगा, ठीक है। वो कुछ शर्तें लागू करती है। इसमें 160 देश होते हैं, उसके सदस्य हैं, 160 देश है और विश्व व्यापार संगठन के सदस्य बने हुए हैं अभी के समय में, ठीक है। ये आ सकता है विश्व व्यापार संगठन का, यही आपको लिखना जो मैंने आपको बताया। उसके बाद है विगत 20वीं में बहुराष्ट्रीय कंपनी ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की, यानी भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव, यानी बाद में वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वैश्वीकरण है वह भारत में आया, ठीक है। तो इसमें जिसकी जो शुरुआत हुई थी वह 20वीं सदी में हुई थी, यानी 20वीं वर्ष में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपनी निवेश में वृद्धि की, यानी निवेश किया भारत में, जिसका अर्थ है कि भारत में निवेश करना उनके लिए लाभप्रद रहा है, यानी कि उनका लाभदायक रहा है कि उन्होंने निवेश किया, ठीक है। ये है बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शहरी इलाकों के उद्योगों जैसे सेलफोन, मोटर गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, ठंडे पेय पदार्थ और जैसे जंक खाद्य पदार्थ या बैंक जैसे सेवाओं के निवेश में रुचि दिखाई, यानी कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी थी, दूसरे देश की कंपनियां थी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने भारत की जो कंपनी है, छोटी छोटी कंपनियां, सेलफोन, मोटर गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक होती है, यानी जो जल के होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, बैंक होते हैं, इन सभी में निवेश किया, इनको पैसे दिए ताकि बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत में आए,
ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आप लिखोगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनी में बाद में वैश्वीकरण का प्रभाव कैसे हुआ। तो वैश्वीकरण का प्रभाव 20वीं सदी में हुआ था बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश के कारण। अब आप इसमें लिखोगे कि इसमें क्या होगा, निवेश, तो लिखोगे नवजात के निवेश। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा छोटे भारत में निवेश करना, यानी कि एग्जाम्पल के लिए सेलफोन, मोटर गाड़ी, ठीक है, खाद्य पदार्थ, बैंकों को निवेश प्रदान करना ताकि बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत में निवेश आए, यानी भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन हो, ठीक है, वह भारत में आए, इसलिए उन्होंने निवेश दिया, ठीक है, ये होगा। और दूसरा है अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा, यानी कि जो शीर्ष भारतीय कंपनियों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा, यानी कि जैसे वैश्वीकरण का प्रभाव बढ़ा, उससे क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा बढ़ी, बहुत सी कंपनियां भारत में आई, ठीक है। तो यही एक कारण है कि बढ़ती प्रतिस्पर्धा। दूसरा पॉइंट है बढ़ती प्रतिस्पर्धा, पहला होगा निवेश, दूसरा होगा प्रतिस्पर्धा। इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे वैश्वीकरण का विकास हुआ, इससे भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा बढ़ी, बहुत सी कंपनियां भारत में, यानी कि पहले के समय में एक प्रोडक्ट था उपलब्ध, ठीक है, उस व्यक्ति को वही खरीदना होता था, लेकिन जैसे जैसे वैश्वीकरण बढ़ा, उसी एक प्रोडक्ट के बहुत सारे और ब्रांड आ गए, ठीक है, उन्हें और अधिक संख्या में वैरायटी मिलने लगी, ठीक है। तो ये होता है वैश्वीकरण में प्रतिस्पर्धा, यानी बहुत एक ही चीज़, एक ही वस्तु बहुत अलग अलग प्रोडक्ट में मिलना, यानी बहुत अलग अलग कंपनियों द्वारा उत्पाद करना और उन्हें बेचना, ठीक है, ये होता है। इसमें क्या होता है, जिसके आगे बढ़ते हैं, टाटा मोटर्स, जैसे तो IT, रैंड बैक्सी, ठीक है, उसके बाद तो एशियन पेंट्स, ये सारी चीज़ें वे है जो भारतीय कंपनियां, ठीक, कुछ ऐसी भारतीय कंपनियां होती है जो विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलापों का प्रसार करते हैं, वैश्विक स्तर पर फैली हुई है भारत की कंपनी, जिसके आप देख सकते हैं अभी के समय एशियन पेंट आता है, ठीक है, जो दीवारों को मजबूत करता है, इस तरीके से ये होता है, समझ आ गया। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो बढ़ती प्रतियोगिता, ये तो अपने भी पढ़ लिया। बढ़ती प्रतियोगिता क्या था, इसमें था जो मात्रा है वह अधिक रूप में उपलब्ध होना, यानी कि जो एक प्रोडक्ट है वो बहुत सारे वैरायटी में मिलना। लोगों को पहले एक ही कुछ प्रोडक्ट मिलते थे, एक ही वस्तु मिलती थी, ठीक है, लेकिन अब जैसे जैसे वैश्वीकरण बढ़ा, प्रतिस्पर्धा बढ़ी, तो उसी एक प्रोडक्ट को बहुत सारे रूप में आ गया, यानी कि एक ही प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे मान लो तो शैम्पू, एक शैम्पू है, ठीक है, पहले था एक ही क्लिनिक, लेकिन जैसे जैसे वो रहा बढ़ा, वैश्वीकरण बढ़ा, उसके और वैरायटी आने लगी, क्लिनिक, ठीक है, क्लिनिक था पहले, फिर हेड एंड शोल्डर आया, बहुत सारी चीज़ें आई, चिक्स आया, ऐसे ऐसे आने लगे, ठीक है। नहीं, प्रतिस्पर्धा, लोग और ज़्यादा प्रोडक्ट का आना, और जैसे जैसे भारत में वैश्वीकरण बढ़ा, उससे क्या हुआ, इससे रोजगार बढ़ा, ठीक है। तो इसमें है निश्चित रोजगार, यानी इसमें क्या हुआ, जैसे वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन में व्यापक रूप से प्रभावित किया, यानी कि जो बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण जो इस दिन श्रमिकों को रोजगार देने में लचीलापन पसंद करती है, ठीक है। इसमें इसका अर्थ है कि श्रमिकों का रोजगार अब सुनिश्चित नहीं है, यानी कहने का मतलब जैसे जैसे वैश्वीकरण बढ़ा और बहुत ज़्यादा कंपनियां आई, उन्होंने भारत में निवेश किया, भारत में अपनी कंपनियां स्थापित की और रोजगार बढ़ाया। इससे क्या हुआ, इससे देश में रोजगार बढ़ा, बहुत ज़्यादा जो लोग अश्रमिक थे, यानी जो जिनके पास रोजगार नहीं था, ठीक है, जो बेरोजगार थे, उन्हें रोजगार मिला, ठीक है। अब निश्चित रोजगार नहीं रहा, वह चाहे तो उस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में कार्य कर लेगा, ठीक है, यानी रोजगार निश्चित नहीं है, ठीक है। इसलिए आप समझ सकते हो, ये था। उसके बाद में वैश्वीकरण के बारे में ये था जो हमने पढ़ा, ठीक है, बस इतना ही था। इस चैप्टर में ये वैश्वीकरण के बारे में पढ़ेंगे, यही सारी चीज़ें जो हमने आपको बताया। विकासशील और विकसित है, विकसित और विकासशील देश कौन से होते हैं, तो विकसित देश वे होती है जो पहले से विकसित हो चुके हैं, जिसमें अच्छी अर्थव्यवस्था है, अच्छे उत्पाद है, अच्छे उत्पादन हो रहा है, ठीक है, होता है विकसित देश। और विकासशील देश कौन से होते हैं, विकासशील देश वे देश होते हैं जहाँ पे अभी विकास हो रहा है, धीरे धीरे उनका विकास किया जा रहा है, जहाँ पे अभी रोजगार निश्चित नहीं है। विकसित देश में रोजगार निश्चित होता है, लेकिन विकासशील देश में रोजगार निश्चित नहीं होता, ठीक, उसमें धीरे धीरे विकास हो रहा है। तो विकासशील होता है वह विकसित देश से उल्टा होता है, जैसे कि विकासशील में रोजगार निश्चित होता है, विकसित देश में, यानी जो विकसित देश है उसमें रोजगार निश्चित होता है, लेकिन विकासशील देश में रोजगार निश्चित नहीं होता। और दूसरा पॉइंट है विकसित देश में जो पहले से विकास हो रहा होता है, लेकिन जो विकासशील देश में धीरे धीरे विकास होता है। और तीसरा पॉइंट है कंपनियां, विकसित देश में पहले से बहुत सारी कंपनियां स्थापित है, लेकिन विकासशील देश में धीरे धीरे कंपनियां स्थापित हो रही है, ठीक है, इस तरीके से होगा। और विकसित देश में लोगों का वेतन निश्चित, अच्छा वातावरण है, लेकिन विकासशील देश में अच्छा वातावरण नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी, आपको समझ आ गया, बस इतना ही था इस चैप्टर में भी। अब आपको समझ आ गया, एक दो चीज़ और है वो भी हम आपको दिखाते हैं।
तो देखो, निजीकरण निजीकरण क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के चरणबद्ध तरीके से निजी क्षेत्र में बेचा, यानी कि निजीकरण होता है कि जो आपके सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं इसमें जो कंपनियां होती है वह चरणबद्ध तरीके से अपनी क्षेत्र में बेचना, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां होती हैं, नहीं जो छोटे छोटे क्षेत्र की जो कंपनियां होती है वह कुछ तरीके से चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया द्वारा अपने जो प्रोडक्ट है वो बेचते हैं, वह होता है निजीकरण। ठीक है। बाकी सेज क्या होता है? किसी विशेष क्षेत्र में अतिरिक्त सुविधा प्रदान कर विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना, यानी सेज होता है कि इसका मतलब क्या होता है? सेज का मतलब होता है कि विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना, अपनी तरफ आकर्षित करना, वो सेज कहलाता है। बस इतना ही था इस चैप्टर में। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही था। अब करते हैं आगे। आखिरी चैप्टर आपका रह गया, आखिरी चैप्टर अध्याय 5, ये इस बुक का आखिरी चैप्टर है। ठीक है, इसमें होता है उपभोक्ता अधिकार। अब जैसे कि उपभोक्ता अधिकार क्या होता है तो आप सभी को पता है उपभोक्ता कौन होता है। उपभोक्ता होता है यानी जो प्रोडक्ट खरीद रहा है। ठीक है, जब भी आप सामान पे खरीदने जाओगे, ठीक है, तो जब आप सामान खरीदो तो आप उपभोक्ता होते हो। ठीक है, यानी कि आपका कार्य होता है कि अपने अधिकारों की रक्षा करना, यानी कि जब भी मान लो इस तरीके से, जैसे कि देखो ये जो ये लड़की ये प्रोडक्ट खरीद रही है, ठीक है, ये सामान खरीद दिया तो ये उपभोक्ता है। ठीक है, इसके कुछ अधिकार होते हैं, वो अधिकारों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। समझ आ गया? तो जैसे बाजार में उपभोक्ता, तो इसमें जो बाजार होता है उसमें जो भागीदारी होती है वह उत्पादक उपभोक्ता दोनों के रूप में होती है व्यक्ति की। ठीक है, वह उत्पादक भी होता है, उपभोक्ता भी होता है। वस्तु एवं सेवाओं के लिए उत्पादक के रूप में हम पहले वर्णित कृषि, उद्योग या सेवा जैसे क्षेत्र में कार्यरत हो सकते हैं। ठीक है, उपभोक्ता की भागीदारी बाजार में तब होती है जब वह अपनी आवश्यक वस्तु या सेवाओं को खरीदता है, यानी कि जब उपभोक्ता होता है वह बाजार में कब पहुंचता है? जब वह अपनी आवश्यक जो वस्तु होती है सेवा खरीदता है, नहीं इन्हें जो वस्तु चाहिए वह खरीदने के लिए बाजार जाएगा। ठीक है, वो जाने वाला जो व्यक्ति है वो उपभोक्ता कहलाएगा। समझ आ गया? ये होता है। अब बाजार में शोषण कई रूपों में होता है। उदाहरणार्थ कभी कभी व्यापारी अनुचित बाजार, ठीक है, अनुचित व्यापार करने लग जाते हैं, यानी कि जो व्यापारी होते हैं वह व्यापार करते समय अनुचित रूप से व्यापार करने लग जाते हैं, यानी कि अधिक से मूल्य पर वस्तु देते हैं। ठीक है, तो इसी को निश्चित रखते हुए, इसी को देखते हुए उपभोक्ता के कुछ अधिकार है वह संरक्षित किए गए हैं। ठीक है, उपभोक्ता के कुछ अधिकार होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको सिंपली इसमें उपभोक्ता के बारे में आएगा। ठीक है, तो उपभोक्ता आंदोलन, उपभोक्ता के बारे में पता चल गया। उपभोक्ता कौन होता है? जो व्यक्ति अपनी दैनिक आवश्यकताओं की आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए बाजार जाता है तो वह व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, अब उपभोक्ता आंदोलन, इसमें क्या होगा? तो भारत में सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म, ठीक है, यानी जो भारत में सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म अनैतिक और अनुसूचित व्यापार कार्यों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के साथ, यानी जो आपका उपभोक्ता आंदोलन की स्थापना क्यों हुई? उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत इसलिए हुई ताकि अनौपचारिक और अनुचित व्यापार कार्यों से उपभोक्ता के जो हित है उनकी रक्षा की जा सके। ठीक है, हितों की रक्षा हो, तो इसी के लिए उपभोक्ता के कुछ अधिकार है वह सुनिश्चित किए गए। उससे पहले COPRA, इसके बारे में COPRA, तो इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप यह आंदोलन वृहत्तर स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ और अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यावसायिक कंपनी और सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल हुआ। यानी कि जो उपभोक्ता आंदोलन है उसकी स्थापना इसलिए हुई थी ताकि वह जो जैसा अनुचित व्यापार शैली है उसको सुधार हो सके, इसलिए उपभोक्ता आंदोलन की स्थापना हुई और व्यावसायिक कंपनियों जैसे सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल हुआ था ये उपभोक्ता आंदोलन। ठीक है, 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया, वह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, यानी सरकार ने उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कानून का बनाना था। ये 1986 में एक कानून बनाया गया, एक अधिनियम बनाया गया जिसका नाम है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, इसे कहते हैं COPRA के नाम से ये प्रसिद्ध है। समझ आ गया? COPRA जब भी पूछा जाए तो ये होगा आपका उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जो 1986 में पारित किया गया था। इसका कार्य था कि अनुचित व्यवसाय शैली को में सुधार करना और जो व्यवसायिक कंपनियां हैं, ठीक है, और जो आपके सरकार होते हैं उन पर दबाव डालना, यानी कि जो लोगों को अच्छी कीमत पर प्रोडक्ट देना। ठीक है, अब देखते हो उपभोक्ता अधिकार, कुछ अधिकार होते हैं उपभोक्ता के, वो पढ़ेंगे इसमें। रेजी का कष्ट, इसमें रेजी का कष्ट क्या है? रेजी 9वीं क्लास का लड़का था जो केरल में एक चिकित्सालय में गया था ट्रांसलेट निकालने के लिए, लेकिन उस बेहोशी के कारण उसकी दिमागी अवस्था
के अंदर अवस्था खराब हो गई जिसकी वजह से अपाहिज हो गया था। फिर उसके जो पिता था उसने सेवा में चिकित्सक की गलती के कारण लापरवाही के कारण उन्होंने उपभोक्ता विवाद निवारण समिति, एक समिति है उपभोक्ता विवाद निवारण समिति, इसमें मुआवजे का दावा किया। उसके बाद जो समिति थी उन्होंने खारिज कर दिया उसके दावों को, ये कहकर कि पर्याप्त उसके पास जो सबूत है वह नहीं है। लेकिन उसके पिता ने फिर से दिल्ली में स्थित उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में पुनः अपील की। उसके बाद उस केस पर सुनवाई हुई, ठीक है, उस पर आगे कार्य किया गया, कार्रवाई की गई। उसके बाद अस्पताल को दोषी ठहराया गया और उसे मुआवजे के लिए आदेश दिया गया कि इस व्यक्ति को उसका मुआवजा दिया जाए, 5 लाख रुपए प्रदान किया जाए, ठीक है। उसके लिए कुछ अधिकार बनाए गए, उन अधिकारों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसी में MRP, जैसे कि ये पढ़ोगे यहाँ पे पहले MRP, ठीक है। इसमें जो उपभोक्ता के अधिकार है, सबसे पहला आता है सूचना पाने का अधिकार। सबसे पहला अधिकार है सूचना पाने का अधिकार, अंडरलाइन कर लो पहला। यह इसलिए है कि जिस वस्तु और सेवाओं को खरीदा जाता है उसके बारे में सूचना पाने का अधिकार है, यानी कि इसमें पढ़ोगे सूचना अधिकार पाने का अधिकार, पहला पॉइंट है सूचना पाने का अधिकार। इसमें जब भी कोई व्यक्ति वस्तु या सेवा को खरीदता है तो उसके बारे में उससे सूचना, ठीक है, यानी उसके बारे में जानने का पूरा अधिकार है, इसलिए सूचना पाने का अधिकार होता है। सूचना पाने का अधिकार में यह शामिल होता है कि जो भी व्यक्ति कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहा है तो उसके लिए उस व्यक्ति को पहले से जानकारी होनी चाहिए, अगर नहीं जानकारी है तो वह जानकारी ले ले, ठीक है, इसलिए सूचना पाने का अधिकार होता है पहली चीज़। और इसमें होता क्या, सूचना पाने के अधिकार में इसमें MRP होती है, ये क्या होता है, अधिकतम खुदरा मूल्य है, ठीक है। MRP में क्या होता है, इसमें निश्चित MRP होते हैं, निश्चित रुपये होते हैं कि ये व्यक्ति इस प्रोडक्ट को इससे अधिक कीमत पर नहीं बेच सकता, ठीक है। अगर वह बेचता है तो उपभोक्ता उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए अपील कर सकता है, ठीक है। ये होता है पहला पॉइंट, सूचना पाने का अधिकार। उसके बाद है चुनने का अधिकार। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति सेवा प्राप्त करने के लिए, ठीक है, यानी जब सेवा प्राप्त करते हुए हमेशा चुनने का अधिकार होता है, यानी जब भी कोई व्यक्ति यानी जो उपभोक्ता होता है वह सेवा प्राप्त करने के लिए जाता है तो उसके पास ये अधिकार होता है कि वह अपने लिए अच्छी सुविधा सेवा चुन सके, ठीक है। ये होता है, जैसे मान लो एग्जांपल है, समस्या नौकरी, अगर किसी व्यक्ति को कोई नौकरी चाहिए तो उसके पास अधिकार होता है कि वह कौन सी नौकरी चुनना चाहता है। तो दूसरा पॉइंट है चुनने का अधिकार। समझा क्या, कि वह अपनी मर्जी के अनुसार चुन सकता है, उसके पास ये अधिकार है कि वह अपने लिए जो सेवा से चाहिए वह चुन सके, ये होता है चुनने का अधिकार। उसके बाद सत्यपूर्ण निवारण का अधिकार, ये तीसरा। इसमें क्या होता है, भोक्ता को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध सत्यपूर्ण निवारण का अधिकार, नहीं व्यक्ति को अधिकार है, यानी जो भोक्ता होता है उसके पास अधिकार होता है कि अगर उसके खिलाफ यानी उसके साथ अनुचित सौदेबाजी हो, उसका शोषण हो, ठीक है, तो वह सत्यपूर्ण निवारण का अधिकार होता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि एक भोक्ता होता है, यदि कोई सती पहुंचाई जाती है उस व्यक्ति को तो वो सती की मात्रा के आधार पर सतीपूर्ण पाने का अधिकार होता है, यानी कि वह केस कर सकते हैं, ठीक है, उसको अधिकार मिल सकता है, यानी जो उसको न्याय मिल सकता है। वह क्या होता है, भोक्ता के अंदर के जो सम्मुख अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है, यानी इसमें क्या होता है सतीपूर्ण निवारण का अधिकार। इसमें क्या होता है, जो भोक्ता होता है अगर उसके साथ शोषण हुआ हो, यानी उसके खिलाफ सौदेबाजी हुई, उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ हो तो वह उसके नज़दीकी जो भोक्ता केंद्र है उसमें जाकर शिकायत दर्ज कर सकता है, ठीक है। और जो उसके वकील के साथ उसे स्वयं किसी वकील के साथ या फिर अथवा वकील की सेवा के बिना भी वह केस लड़ सकता है अपना और अपने लिए न्याय ले सकता है, ठीक है, उसे न्याय दिया जाएगा, जैसे किस्त ये सब दे सकते हो, ठीक है, वह जा सकता है, ये होता है। उसके बाद इसमें है प्रतिनिधित्व का अधिकार, ठीक है, तीसरा अधिकार है प्रतिनिधित्व का अधिकार। चौथा है प्रतिनिधित्व का अधिकार। इसमें क्या होता है, अधिनियम ने उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता न्याय में प्रतिनिधित्व का अधिकार देखकर हमें समर्थन बनाया है। इसमें आप क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे कि प्रतिनिधित्व का अधिकार है, इसमें अधिनियम ने उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता न्यायालय में प्रतिनिधित्व का अधिकार देकर हमें समर्थन बनाया। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो उसमें न्यायालय होते हैं उसमें प्रतिस्पर्धा का अधिकार होता है उपभोक्ता को, कि उपभोक्ता उसमें शामिल हो सकता है प्रतिस्पर्धा में, ठीक है, इसलिए प्रतिस्पर्धा का अधिकार होता है, वह प्रतिस्पर्धा कर सकता है, वाद विवाद कर सकते हैं। समझे कि ये है जागरूक जैसे उपभोक्ता बनाने के लिए आवश्यक बातें। क्या आवश्यक बातें है कि कोई भी उपभोक्ता होता है वो जागरूक कैसे बने, तो जागरूक बनने के लिए सबसे पहले कोपरा क्या होता है, तो कोपरा होता है एक अधिनियम है जो केंद्र और राज्य सरकार में उपभोक्ता मामलों के अलग विभागों को स्थापित करने की मुख्य भूमिका अदा की जाती है। इसमें एक भूमिका अदा की जाती है कि जो कोपरा होता है ये जो आपकी जो अलग कंपनी होती है, यानी कोई व्यक्ति होता है अगर वह किसी प्रकार से भी शोषण कर रहा है या दुर्व्यवहार कर रहा है तो यह कोपरा अधिनियम उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा,
ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो ये होता है आपका कोपरा। बस उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में है, इस तरीके से आपको बस यही चीज़ें थी जो इसमें पढ़ना था। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज 1 नंबर के मान सकता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता यहाँ पे दोस्तों कब बनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को बनाया जाता है। ठीक है, ये होता है। आज देश में 2000 से अधिक उपभोक्ता संगठन, कितने 2000 से अधिक, जिसमें से केवल 50 से 60 ही अपने कार्य के लिए पूर्ण संगठित और मान्यता प्राप्त है, यानी 50 से 60 ही कार्यों के लिए पूर्णतः संगठित है, यानी मान्यता प्राप्त हुई है। ठीक है, और कोपरा का वर्ष 2019 में संशोधन हुआ था। कब हुआ था, 2019 में। समझ आ गया, बस इतना ही, इस चैप्टर में इतना ही था, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस आपको यही पढ़ना है। समझ आ गया, बस यही 5 चैप्टर थे, इसमें ये पढ़ना है। अब कोई डाउट हो कमेंट में लिख देना। ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको करवा दी। ठीक है, उपभोक्ता के बारे में बता दिया, उपभोक्ता के अधिकार, यही सारी चीज़ें आएगी। ठीक है, अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपकी बाकी बुक करवाई जाएगी, तो चैनल से जुड़ जाना, अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो शेयर कर देना। कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।